ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले की चौथा दिन हो गया है और घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 787 से ज्यादा लोगों की, 800 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है ईरान में, और ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। शुरुआत में कहा गया था 4-5 दिन की बात है, कमर तोड़ देंगे ईरान की, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब वो कह रहे हैं या कह रहे थे 4 से 5 हफ्ते लगेंगे, यानी कि 30 से 35 दिन। अभी ताजा दावा किया है कुछ देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान कह रहा है बस करो बस करो, पर अब बहुत देर हो गई, नाउ इट इज टू लेट। अब मुकम्मल अंजाम तक ही पहुंचाएंगे इस युद्ध को। वो अंजाम क्या है, वजह क्या थी, युद्ध कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, यह अभी समझ से परे है। कहीं परमाणु हथियारों की बात की जाती है तो कहीं रिजीम चेंज की, यानी कि तख्ता पलट की। और कल तक तो इस बात पर भी आ गए थे डोनाल्ड ट्रंप की फुट ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि अपने सैनिक भी ईरान में घुसाने को तैयार हैं तख्ता पलट के लिए। लेकिन उधर ईरान भी पलटवार कर रहा है, और पलटवार में जितने सैटेलाइट्स हैं, जो सहयोगी मुल्क हैं इस इलाके के, मुस्लिम आबादी वाले हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन वहां एयर बेसेस बना रखे हैं अमेरिका ने। वो कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो। अब वहां ईरान हमले करने लगा है, और ईरान का शीर्ष नेतृत्व, टॉप कमांडर्स, वो तो हो गए हैं खल्लास, लेकिन एक नया तरीका भी इजाद कर लिया है। तैयारी कर रहा था ईरान, मोज़ैक डॉक्ट्रिन कहते हैं कि सर अलग हो जाए तो भी शरीर काम करता रहेगा। 21 टुकड़ियों में पूरी सेना बट गई है, और हर कोई अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। और इस सब में भारत अभी चुप्पी साधे बैठा है। जो ये हिंसा हो रही है, दोनों को संयम बरतने की, दोनों खेमों को संयम बरतने की सलाह तो दी जा रही है, लेकिन अब देश में भी, भारतीय राजनीति में भी घमासान मचा हुआ है कि आयतुल्लाह खमेनी, उनकी हत्या पर भारत सरकार खामोश क्यों है, चुप्पी क्यों साधे बैठी है, इसकी निंदा क्यों नहीं की जा रही। एक संप्रभु मुल्क पर हमला बोल दिया जाता है, उसकी मजम्मत, उसकी निंदा क्यों नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, पूरी फेहरिस्त आपको मैं बताने वाला हूं पिछले 3 दिनों में। आज ही कतर के अमीर से बात की, ओमान के सुल्तान से, और कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी। और कुवैत पर जो हमला हुआ है उसकी निंदा भी की गई है। तो अब कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है, एक अखबार में लेख भी लिख दिया सोनिया गांधी ने, कि ये चुप्पी, ये न्यूट्रलिटी नहीं है, यानी कि आप तटस्थ नहीं है, ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और भारत का एक रुतबा है, एक ओहदा है, एक खनक है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और भारत को अपनी मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए। सरकार कह रही है कि हमें पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है, और ऐसे में जो ये व्यापकता बढ़ती जा रही है इस जंग की, इस युद्ध की, ये थमेगा कब, और कितना नुकसान दुनिया सहेगी, और हमें कितना नुकसान सहना पड़ेगा। नफे और नुकसान का आकलन भी करना जरूरी हो जाता है, और इसमें राजनीतिक नफे नुकसान को भी आंका जाने लगा है। आज इसी पर चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं,
तो आज चौथा दिन हो गया है, इजराइल, यूएस और ईरान के बीच जंग जारी है और जंग और ज्यादा व्यापक और विकराल होती दिखाई दे रही है। अब तक कुल मिलाकर अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान में 787 लोगों की जान जा चुकी है, 787 लोगों की। और वहां पर तो आज हमने तस्वीरें देखी, वो एक शहर में 150 से ज्यादा 166 बच्चे वो मर गए, हमले में मार दिए गए। इसे भी हत्या ही कहना चाहिए। उन मासूमों का क्या लेना देना हमले से, युद्ध से, परमाणु हथियारों से या रजीम चेंज से, तख्ता पलट से? खत्म हो गए इस जंग में और पलटवार भी हो रहा है। ईरान नुकसान जबरदस्त सह रहा है लेकिन पलटवार भी कर रहा है। बहरीन में अमेरिका का एयरबेस ध्वस्त करने का दावा कर रहा है ईरान। हॉर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों की आवाजाही रोक दी गई है, चेता दिया गया है यहां पर हिले कुछ हीला हवाली की तो तेल टैंकरों को उड़ा दिया जाएगा, यह धमकी दे रहा है ईरान। और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और भारत पर भी, पूरी दुनिया पर तो असर पड़ेगा ही, हम पर भी असर पड़ेगा क्योंकि 50% से ज्यादा जो तेल हम आयात करते हैं, कुल मिलाकर जो तेल की खपत है उसका 88.6% हम आयात करते हैं, उसका 50% से ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और पिछले 2 दिनों में ही तेल की कीमतें, उसमें आग लग गई है। कल $72 पर बैरल तेल की कीमत थी, कच्चे तेल की कीमत अब यह 81-82 पर आ गया है। और मैंने कल भी आपको बताया था 100 तक जाने की आशंका है, अब तो कहा जा रहा है 120 भी छू सकता है। $120 प्रति बैरल। हर $1 कीमत में इजाफा पेट्रोल आपके लिए, मेरे लिए 55 पैसे महंगा कर देगा। $30 हुआ, बढ़ गया तो $16.5। और अगर $50 बढ़ गया तो ₹25 से ज्यादा कीमतें बढ़ जाएंगी पेट्रोल की। सरकार ने भी यहां पर बताया है कि 25 दिन का प्रावधान है, हमारे पास है उतना भंडार तेल का। पर यह लड़ाई उससे ज्यादा आगे जाती दिखाई दी तो महंगाई का क्या हाल होगा, तेल का क्या हाल होगा, अर्थव्यवस्था का भी तेल निकलता दिखाई देगा क्या? पर अर्थव्यवस्था पर मैं आता हूं उससे पहले बहरीन कह रहा है हमने 70 मिसाइलें तबाह कर दी। ईरान की तेहरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, धू धू करके धुएं का गुबार आसमान में वहां देखा जा सकता है। तेल अवीव पर हमले कर रहा है ईरान, हिजबुल्लाह को भी सक्रिय कर दिया गया है, यरूशलेम पर हमले हो रहे हैं। और ईरान अब जो अरब मुल्क अमेरिका और इजराइल का सहयोग कर रहे हैं, एक खास बात हो रही है। अरब मुल्क, मुस्लिम मुल्क, वो अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। इसमें एक बात तो यह भी है कि शिया मुल्क है ईरान, तो वो बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, ये अमेरिका के साथ हैं। और इसकी वजह एक ये भी है कि अमेरिका ने यहां पर अपने बेसिस बना रखे हैं, तो इन पर हमले कर रहा है ईरान और नुकसान भी हो रहा है। अब हमारे 1 करोड़ लोग इस इलाके में काम करते हैं तो उनकी सुरक्षा पर तो हम चिंतित हैं ही। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार बात कर रहे हैं इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ। आज कतर के अमीर से बात की प्रधानमंत्री मोदी ने, ओमान के सुल्तान अहमद बिन तारिक से बात की, कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी बात की है। कतर पर हमले की निंदा भी की प्रधानमंत्री मोदी ने। अब हमला किसने किया है? ईरान ने। कल प्रधानमंत्री ने 2 मार्च को
जॉर्डन के राजा से बात की, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से और वहां के प्रधानमंत्री से, बहरीन के राजा से भी बात की, और परसों 1 मार्च को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की थी। पर हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से तो बात की है, पर प्रधानमंत्री ने अभी बात नहीं की। और कुवैत पर, कतर पर हमले की निंदा तो कर दी गई है, पर खamenei की हत्या कर दी गई, पूरा परिवार खल्लास, टॉप कमांडर्स नेस्तनाबूद, उस पर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। आज भी एक बयान आया, MEA का बयान आया ये, और इसमें सबसे अहम बात, पुरानी बातें जस की तसी हैं, संयम बरतने की सलाह है, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की बात है, लेकिन एक अहम बात इसमें जोड़ी गई है, और वो क्या? वो ये कि जो एज ए कंट्री हुज नेशनल्स आर प्रोमिनेंट इन ग्लोबल वर्कफोर्स, हमारे 1 करोड़ लोग काम ही तो करने गए हैं, 10 लाख करोड़ रुपए आता है ना रेमिटेंसेस में। इंडिया इज ऑल्सो फर्मली अपोज टू अटैक्स ऑन मर्चेंट शिपिंग। भारत जो ये मालवाहक जहाज हैं, इन पर जो हमले हो रहे हैं, इनकी घोर निंदा करता है। अब ये कोई संयोग नहीं है, ये हमले तो ईरान कर रहा है, क्योंकि ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसको भी तो बदला लेना है। और इसमें ओमान में एक भारतीय नागरिक की मौत भी हुई, मालवाहक विमान पर जो हमला हुआ। इस चुप्पी को लेकर सोनिया गांधी ने सवाल दागे हैं सरकार की चुप्पी पर कि भाई ईरान के बारे में आप खामोश क्यों हैं? दूसरों हमलों की तो निंदा भी कर रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, संवेदना संदेश, शोक संदेश भी नहीं दिया गया। वो कह रही है ये चुप्पी तटस्थ नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बचना है। अंग्रेजी में लिखा था ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में। वो कह रहे हैं साइलेंस इन दिस केस इज नॉट न्यूट्रलिटी, इट इज एन एब्डिकेशन। और सभ्यता, हमारे तो सदियों पुराने संबंध हैं दोनों सभ्यताओं के, और सामरिक रिश्ते हैं हमारे ईरान के साथ, इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कई मौकों पर ईरान ने हमारी मदद की है, 94 का जिक्र किया है। अब इस पर पलटवार किया निशिकांत दुबे ने। विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ नहीं कहा गया या और कोई नहीं, निशिकांत दुबे आए और अद्भुत ज्ञान दिया है निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे ने CIA का हवाला देते हुए एक दस्तावेज का हवाला दिया और कहा ईरान ने तो जी 1965 में 1971 में दोनों हमारे युद्ध पाकिस्तान के साथ हुए तो पाकिस्तान की मदद की थी। अब ये बात तो सच है, पर आधी अधूरी चालाकी और चतुराई दोनों जोड़ते हुए ये खबर, ये जानकारी परोस रहे हैं निशिकांत दुबे, और सांसद हैं। क्या ये ठीक है कि आधी अधूरी जानकारी दे दें जनता को? वो ये बताना भूल गए कि 1965 और 1971 में जब ईरान ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया तो ईरान में निजाम खamenei का नहीं था या खुमैनी का नहीं था। वो दौर शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का था, और पहलवी अमेरिका का पिट्ठू था। और अमेरिका ने क्या किया था 1971 में, यह बताना भी भूल गए निशिकांत दुबे। जब भारत ने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। उससे पहले डराने धमकाने की, दबाव डालने की भारत पर कोशिश की गई थी। रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे कि हम 7वीं फ्लीट, 7th फ्लीट भेज देंगे, 7वां बेड़ा भेज देंगे। भारत ने कहा नथिंग डूइंग, जो करना है करो। तो वो आज का दौर, चलिए माय डियर फ्रेंड, ट्रंप का हो गया, पर अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, वो तो आज भी देता है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की फालतू की, बेवजह की बयानबाजी की है डोनाल्ड ट्रंप ने,
वो तो जग जाहिर है, मैं उसमें दोबारा से उस तफसील में जाना नहीं चाहता हूं। तो निशिकांत दुबे बता रहे हैं जी रजा पहलवी वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, अमेरिका भी कर रहा था, ये भी बता देते, और अमेरिका का पिट्ठू था। और आयतुल्लाह खुमैनी का निज़ाम तो आया था 1979 में, 1979, और आयतुल्लाह खमेनाई वो सर्वोच्च नेता बने थे 1989 में। 1989 में। हाँ, ऊपर नीचे होते रहे हैं रिश्ते। भारत ने भी बहुत दफा यही परमाणु हथियारों को लेकर IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ वोट किया है। बहुत से लोग कहते हैं इसकी सामरिक वजह थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह मामला ना जाए, एक अभयदान देने का काम किया था भारत ने ईरान को। जैसा ईरान 1994 में हमारे साथ खड़ा हुआ था, जब सारे मुसलमान मुल्क कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ हो गए थे, ईरान ने हमें साथ दिया था। वो प्रस्ताव गिर गया था, उसको गिरना पड़ा, और चाबहार में जो सामरिक रिश्ते स्थापित हुए, उनकी पनडुब्बियों को बनाने में भारत ने सहयोग दिया। सेंट्रल एशिया तक रास्ता निकलने के लिए अपनी जमीन में राह हमें दी। जब हम पर आतंकी हमला हुआ 26/11 का, रूस जब मदद कर रहा था, तो ईरान ने रूसी मदद के लिए अपनी जमीन देने की इजाजत दी। पर यहां मीन में एक हो रहा है क्या? भारत का रुतबा बहुत बड़ा है, हम विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहे हैं। अगर हम कतर पर हुए हमले की निंदा कर सकते हैं, तो हम ईरान के पर हुए हमले की निंदा क्यों नहीं करते? हम मानवता पर जो यह हमला हो रहा है, एक शहर में 150 बच्चों को मार दिया जाता है, इसमें हम संवेदनाएं जाहिर करने में पीछे क्यों हट रहे हैं? और यहां पर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, दरअसल वो सबसे व्यवहारिक दिखाई देता है क्या? राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, द यूनिलैटरल अटैक्स ऑन ईरान, यकतरफा हमला ईरान पर, एज वेल एज ईरान्स अटैक्स ऑन अदर मिडिल ईस्टर्न नेशंस, और साथ ही साथ ईरान ने जो बाकी मिडिल ईस्ट के मुल्कों पर हमला किया है, कतर पर, बहरीन पर, ओमान पर, UAE पर, दुबई वर्ल्ड सिटी, संकट के बादल मंडरा रहे हैं वहां पर, मस्ट बी कंडेम्ड। तो एक तरफा हमला ईरान पर, और ईरान जो कर रहा है हमला, इसकी निंदा होनी चाहिए। हम दोनों की निंदा क्यों नहीं कर देते और शोक संदेश क्यों नहीं दे देते? या हमने वी पुट टू मेनी एग्स इन द सेम बास्केट। वो नेतन्याहू जिसने भारत को एम्बैरस किया, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री वहां पर थे और युद्ध की तैयारियां हो रही थी, हमें कानो कान खबर नहीं मिली। 20,000 हमारे लोग हैं इजराइल में। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, और ये घमासान अब कितना लंबा खिंचने वाला है? 4-5 हफ्तों की बात होने लगी, और इसमें नुकसान कितना होगा और कहां तक सह पाएंगे, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, ईरान पर चुप्पी जारी, देश में राजनीति भारी, और नहीं झुकेगा ईरान, ये तो दिख रहा है। वो तो अब उनकी आर्मी भी अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर काम कर रही है, तो कब थमेगा घमासान? और डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं एपिक फ्यूरी क्या, अभी तो और बड़ा जलजला होगा, और बड़ी मार मारूंगा। अर्थव्यवस्था दुनिया की सह पाएगी क्या? बाजार आज तो बंद थे, कल त्राहिमाम मचा था, फिर ऐसा ही होता दिखाई देगा क्या? चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं, धीरेन्द्र मुन्ना, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, डीजीपी रह चुके हैं तमिलनाडु के, करुणा सागर, फराज किदवई राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के,
a very fine and a very proud soldier, मेजर जनरल AK सिवाच, रिटायर्ड, वो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार दबंग दिबांग आज स्टूडियो नहीं, घर से ही मेरे साथ जुड़े हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ हमारे रोविंग एडिटर, जाबाज रिपोर्टर हैं, और इन इलाकों की जहां हम चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, सब जगह रिपोर्टिंग कर चुके हैं। इराक युद्ध में भी थे, रूस यूक्रेन में भी ये थे, अफगानिस्तान में भी थे। जगविंदर पटियाल मेरे साथ हैं, और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर महेश वर्मा। प्रोफेसर महेश वर्मा, ये ईरान पर हम चुप्पी कब तक साधे रखेंगे? कतर पर हुए हमले की भी निंदा कर दी। भाई कतर के हमले की भी निंदा करें, ईरान पर जो हो रहा है, बच्चे मर गए 150, छोटी मोटी बात तो नहीं है। हत्या कर दी गई सर्वोच्च नेता की, तो इसकी भी मजम्मत, निंदा होनी चाहिए कि नहीं? संदीप भाई, सबसे पहले तो आपको, हमारे पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामना। अब आ जाते हैं आज के मुद्दे पे। सवाल है कि जब 12,000 जेएनजी की वहाँ मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, तब किसी से, भारत से पूछा जाता है क्या? जब हमास को खुला समर्थन दिया जाता है, तब भारत से पूछा जाता है क्या? हिजबुल्लाह को कहा जाता है कि भाई अटैक करो इजराइल पे, तब पूछा जाता है क्या? किन किन चीज़ों को आप गिनवाएं? पाकिस्तान के साथ आप $10 बिलियन का व्यापार, मुक्त व्यापार आप करने की जब ईरान संधि करता है, ट्रीटी करता है, तो भारत से पूछा जाता है क्या? $10 बिलियन का जो है वहाँ व्यापार शुरू होता है, तब पूछा जाता है क्या? संयुक्त अभ्यास होता है ईरान और पाकिस्तान का, तब पूछा जाता है क्या? सिंदूर का ऑपरेशन होता है, तो ईरान का विदेश मंत्री कहाँ होता है? और आज इन सब चीज़ों से हमारे विपक्ष के मित्र अच्छा, तो मतलब अब नया नैरेटिव, अब हाँ, अरे प्रोफेसर साहब सुनिए, तो इतना ही बवाल और सवाल और आलाप विलाप प्रलाप सब शुरू हो गया है, तो बताइए ओपेक क्यों नहीं बोल रहा है? अरे बताइए यूएन क्यों नहीं बोल रहा है? अरे थोड़ा बताइए OIC क्यों नहीं बोल रहा है? सवाल यहाँ है। और इजराइल से बात करना, जिस इजराइल से 62 में, 65 में और 71 में, जिस इजराइल ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि भारत की मदद की थी, उस इजराइल से बात करने पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। अच्छा, लानत है ऐसे राष्ट्रवाद पे, लानत है ऐसी राजनीति पे। अच्छा, लानत बरसा दी। क्या मतलब बनता है? देश को दांव पे लगा के ऐसी बात की जाएगी? अच्छा, देश को कौन दांव पे लगा रहा है? क्या, कैसे कौन लोग हैं जिनका ये दो मुंह है? अरे भाई, इतना चिल्लाओगे तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा। चरित्र क्या आज वार्म अप होके आए हो कि चिल्लाना है? चिल्लाता रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा, लानत मलानत बरसाता रहूंगा। अब शांत होंगे कि नहीं होंगे? थोड़ी शांति करेंगे? या एक नैरेटिव अब लेकर आए हो? अब नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है आप लोगों ने। नया प्रोजेक्ट क्या ये है कि ईरान दरअसल दुश्मन देश है, भारत का दुश्मन है। ये वही कड़ियां और अध्याय जोड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब बोलने नहीं देंगे आज? आज पहले सोच कर आए हैं, पहले सोच कर आए हैं प्रोफेसर महेश वर्मा कि 65 और 71 में ईरान पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। अरे भाई, थोड़ी तो होश करो। 65-71 में ईरान में निजाम किसका था? अरे भाई, अमेरिका के पिट्ठू का। अरे भाई, वो चलो मान लिया, चलिए एक चीज तो मान ली, लेकिन उस समय इजराइल ने हमें समर्थन किया। अच्छा, इजराइल ने हमारा समर्थन किया। हाँ। एक दूसरी बात कि सोनिया गांधी जैसे लोगों को आयतुल्लाह खुमैनी की मौत पे चिंता है। खमेनाई की मौत 1 करोड़ भारतीय खुमैनी की पहले हो चुकी है। हाँ, खमेनाई, चलिए, हाँ, खमेनाई की चिंता है, लेकिन उन 1 करोड़ भारतीयों की चिंता नहीं है। अच्छा, कौन तो से लोग मतलब देश के खाते पीते हैं कि नहीं? अच्छा, तो मतलब खालिदा जिया जो भारत के खिलाफ आग उगलती रही और प्रधानमंत्री भी नहीं थी बांग्लादेश की, अभी कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ, तो विदेश मंत्री वहां पर शोक संदेश देने के लिए चले गए। अच्छा, वो हमारी बहुत पुरानी दोस्त थी। हाँ, तो क्या करते? मतलब इंतकाल अगर उनका हो गया, नहीं, उनका इंतकाल हो गया तो नहीं जाना चाहिए।
अच्छा वो वही तो जाके मैं पूछ रहा हूँ। गलत किया। अच्छा तो खमेनाई और खमेनेई पे की अगर हम हत्या नहीं कर दी बोल रहे गई, हैं, अगर उसमें इजराइल के शोक प्रधान संदेश देने की जरूरत नहीं। अब ये बताया जाएगा कि इजराइल ईरान के तो साथ पाकिस्तान के साथ कदमताल करता था, ये बताना भूल जाएंगे। जब शान में कसीदे पढ़े जाते थे दोस्ती यारी के, भारत और ईरान की चाबहार का रास्ता इन्होंने दिया, जब वो रुपए में तेल हमें देता था, वो सारी बातें भुला दी जाएंगी। अब ईरान पाकिस्तान की दोस्ती यारी याद दिलाई जाएगी। नहीं, अब इसको भी हिंदू मुसलमान के नजरिए से दिखाया जाएगा। चलो इस हिंदू मुसलमान के नजरिए से, अरे ये तो मुस्लिम मुल्क है। इस दोस्ती को और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ करिए ना, करिए समझाइए। बोलने की हमें इजाजत दोगे तो। हाँ, जॉर्ज बुश को जो मनमोहन सिंह बोले थे कि हम बेइंतहा प्यार करते हैं आपको, वो जॉर्ज बुश कौन था? इराक में 10 लाख मुस्लिमों का हत्यारा, कातिल। समझा देंगे जरा ये क्या ये रणनीति थी? अच्छा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी उन्हें भी समझाएंगे ना। ये देश नहीं, कांग्रेस ने तो कूटनीति की मट्टी पलीद कर दी। चाहता हूं ना, नहीं, कांग्रेस ने तो मट्टी पलीद कर दी, उसका खामियाजा भी भुगत रही है। 11 साल से विपक्ष में बैठी है। तो माय डियर ट्रंप, ये ट्रंप जो ये 150 बच्चे मारे गए, उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है ना। अच्छा ये ट्रंप देश का गब्बर सिंह, दुनिया का गब्बर सिंह बना हुआ है, लठैत बना हुआ है, ये ठीक कर रहा है। हाँ नहीं, वो ट्रंप तो आज से थोड़ी, अमेरिका की दादागिरी तो मतलब तो हमारे देश की आजादी से पहले की है। तो वो हमेशा से दादागिरी है, तो वो दादागिरी कबूल है, वो दादागिरी कबूल है। रिचर्ड निक्सन ने दादागिरी की थी, कहा था कि मैं 7वां बेड़ा भेज दूंगा, 7th फ्लीट भेज दूंगा, 2 टुकड़े मत करो ये पाकिस्तान के, युद्ध को रोक दो। दादागिरी मान ली थी भारत ने, दादागिरी मान ली थी भारत ने। बड़ा आसानी से कह दिया आपने कि अमेरिका तो दादागिरी करता आया है। हमने दादागिरी का मुंह तोड़ जवाब दिया था कि नहीं दिया था? नहीं, अमेरिका की दादागिरी का मुंह तोड़ जवाब अमेरिका ने क्या बोला? अमेरिका और ईरान बैठ के बात कर रहे थे बंद कमरे में, अचानक क्या हुआ? उस भारत का कहीं तो मतलब हमारा कोई लेना देना नहीं। कतर पर हमला, हम उसकी निंदा करेंगे। ईरान पर जो ये हमला हुआ, अच्छा थी। ईरान पर जो हमला हुआ, अच्छा किया आपने ओमान का जिक्र कर दिया। ओमान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अगली बैठक होने वाली थी और ईरान ने कह दिया था कि भाई हम अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम वो थाम देंगे, हम सिर्फ सिविलियन यूज करेंगे, 3 से 5% हम करेंगे एनरिचमेंट। हाँ तो अच्छा कुछ नहीं। हाँ, और ऐसे में शांति होने के बजाय युद्ध छिड़ गया। तो उसकी कोई मतलब इजराइल या अमेरिका की मजम्मत निंदा करना, वो हमला किया, हमला ईरान ने किया था कि इजराइल ने किया? मैंने कहा आप तो स्टार्टिंग देखिए ना, मैंने जब आपको गिनाया कि भाई हिजबुल्ला और हमास को खुला समर्थन देके जब उनके लोगों को, उन मासूम लोगों को मारा गया, 200-300 लोगों को, तो भारत ने निंदा की थी 2023 में। तब तो सोनिया गांधी, अरे भाई, अरे सोनिया गांधी सरकार चला रही है क्या? नहीं, सरकार ने निंदा की ना 2023 में, जब इजराइल पर हमला किया, गजा से हमला हुआ था। तो अगर ईरान पर हमला हो रहा है, ईरान पर हमले की निंदा क्यों नहीं हो रही? सवाल मैं ये पूछ रहा हूं। सोनिया गांधी कौन है? संदीप जी, सोनिया गांधी सरकार है। सोनिया गांधी से एक ही सवाल है क्या? अरे सोनिया गांधी से एक ही सवाल है, सोनिया गांधी सरकार चला रही है, जो फंसे हुए हैं उनके लिए क्यों नहीं कि उनके लिए आलाप विलाप क्यों नहीं कर रही हैं? अच्छा मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा एक मिनट, हम कुछ नहीं बोलेंगे तो भारतीय महफूज रहेंगे। एक मिनट। अरे आज तो आप कुछ और ही मूड में आए हैं। जगविंदर पटियाल, अगर सरकार कोई सीधा स्टैंड नहीं लेती तो भारतीय सुरक्षित होंगे? यानी कि अगर ईरान कर रहा है हमले दुबई पर और आसमान में धुएं का गुबार है, या ओमान में एक मालवाहक पर हमला किया, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे तो भारतीय सुरक्षित रह जाएंगे। और 10,000 से ऊपर तो ईरान में भी है ना? वहां पर जो ये हमले हो रहे हैं उसमें भारतीय मर सकते हैं, तो हम चुप रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए संदीप जी, मैं ना आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स से ये तरीका समझा देता हूँ, फिर आपको भारत की स्थिति पता लग जाएगी। खाड़ी देशों ने, चाहे कतर है, कुवैत है, सऊदी अरब है, इन सब ने अपने यहाँ पर बेस बनवाए। यूएई ने बेस बनवाए अमेरिका के। अमेरिका ने कहा भैया धंधा भी लो आप,
और आपको मैं सुरक्षित भी रखूंगा। हाँ। क्या वो देश सुरक्षित हैं आज? Exactly. उनको ईरान ने ठोका ना। हाँ, अब वो बोले भैया तुम्हारे बेस पे तो ये अटैक कर रहा है, हमारी रिफाइनरियां उड़ा रहा है, आपने तो हमें गारंटी दी थी सुरक्षा की, वो गारंटी कहां गई? वो तो वर्ल्ड सिटी दुबई, मतलब दुबई की तो सुरक्षा पर सवाल खड़े हो आज गए। एहसास हो रहा होगा उन देशों को कि भैया ये क्या आफत मोल ले ली हमने। अगर कम से कम अगर आप अजरबैजान देखे बगल में लगता है, टर्की ये सिर्फ देखे मेरा बगल में संकी लगता है, किसी को भी फंसा देगा। एग्जैक्टली। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जिन्होंने ये सोचा था कि हम सुरक्षित रहेंगे ईरान से, वही सबसे ज्यादा अब झेल रहे हैं। जो ग्लोबल विलेज और इन्वेस्टमेंट ला रहे थे, आज लोग वहां से भागने के लिए फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। सो मेरा कहना यह है, आपने आयतुल्ला को मार दिया, चलिए ठीक किया भाई। जो 37 साल से इस नेशन को बिल्ड कर रहा था आदमी, कट्टरपंथी था, प्रिंसिपल्ड था, 86 साल का हो चुका था। आपने एक विचारधारा को मारने की कोशिश की। विचारधारा कभी नहीं मरती, इंसान मरता है। आयतुल्ला मर गया, लेकिन आज लोग पता क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? जैसे सेना के टॉप कमांडर्स आपने खल्लास कर दिए, पर अब वो मोज़ैक डॉक्ट्रिन में 31 टुकड़ियों में बच गई, अलग अलग काम कर रहे हैं वो। यहीं से तो ये पता लगेगा कि इसका टारगेट आयतुल्ला को मारना या परमाणु ठिकानों को नष्ट करना नहीं है। ये तो पूरे मुल्क को बर्बाद करना चाहता है, अवाम को बर्बाद करना चाहता है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बताकर 2003 में घुसे थे ना इराक में, क्या मिले? वो जैविक हथियार मिले, एक सुतली बम भी मिला वहां पर, दिखाया किसी को? अब मान लीजिए कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ही थे तब, उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन किया और उन्होंने एक टॉप कमांडर था उसको इराक में मार गिराया, नाम था कासिम सुलेमानी। क्या भैया उसकी मौत के बाद आयतुल्ला ये सोच के बैठा था कि अब ये कुछ नहीं करेगा? उसको पता था कि ये जब भी करेगा मुझे भी निपटाएगा, इजराइल के साथ मिलकर मेरे कमांडरों को भी निपटाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम को मल्टी लेयर डिवाइड किया और जितनी मोसाद इनकी रैकी कर रही थी, उस हिसाब से इन्होंने अपने मिसाइल ऑपरेशन को डिवाइड किया और इतने ज्यादा मल्टी लेयर सिस्टम को बनाया है कि आज भी इनके कमांडर भी मर रहे हैं ईरान के, लेकिन अटैक भी हो रहे हैं। अब यही देश जो सुरक्षा के लिए अमेरिका के बेस बनवा के बैठे थे, यही कहेंगे, आज टर्की आ गया है ना, यही कहेंगे भैया डिप्लोमेटिक हल ढूंढो, आपके चक्कर में कहीं हम भी ना बर्बाद तो हो इसमें जो राहुल गांधी कह रहे हैं भाई, ईरान पर हुए, ईरान जो हमले कर रहा है उसकी भी निंदा करो, वो तो कर रहे हैं, पर ईरान पर हुए हमले की भी निंदा करो। देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स यही होती हैं। हाँ, अगर मान लीजिए पहलगाम पे अटैक हुआ था, तो ईरान के प्रेसिडेंट ने, मुझे तब का पता है क्योंकि मैं खुद पहुंच गया था, ईरान के प्रेसिडेंट ने उसको कंडेम किया था। तो सवाल ये बनता है कि कहीं भी मानवता की हत्या हो रही है। नहीं, ये सिलेक्टिव रीडिंग की जा रही है क्या? अब ये नया इंसान के विमर्श तौर की पे- ईरान तो दुश्मन है, अब 65-71 के युद्ध की याद दिला रहे हैं, यही नहीं पता? अरे भाई, आम आदमी बता देगा, 2-4 चैनल तो बताएंगे ना। उस वक्त तो रजा पहलवी का निजाम था। वो भी छोड़ दीजिए आप, ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप ने क्या छीछा लेदर किया? हाँ, जो भी छीछा लेदर किया, मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय पॉलिटिकल सेटअप का इनकी स्टेटमेंट से जितना नुकसान हुआ है, उतना नुकसान तो विपक्ष की स्टेटमेंट से नहीं हुआ कभी। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि ये जो एक पागल आदमी है, ये हिटलर की तरह बिहेव करने लग गया है। ये एक तरह से मानवता के दुश्मन के तौर पे ये सबके behave कर लिए रहे हैं। परेशानी है, और हम इसकी सनक के शिकार क्यों बने? एक चीज और है संदीप, हाँ, भाई इस आदमी की हनक के चक्कर में अब ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अब ये धीरे धीरे एक भौगोलिक संकट की तरफ तब्दील होता जा रहा है जो दुनिया को झेलना पड़ेगा। हॉर्मुज को लेके कह रहे हैं अब, अरे भैया अभी नहीं पता लगा, ढुलाई महंगी होगी, जब ये सब चीजें हमारे घर तक आने वाला तेल महंगा होगा, आम चीजों के प्राइस राइजिंग होगी, तब सारी दुनिया कहेगी यार इस ट्रंप ने ये क्या हालत कर दी हमारी। सो सवाल ये है कि ईरान झुक नहीं रहा है, खाड़ी देशों की जो हालत कर दी, अब बाकियों की इकोनॉमी का दिवाला पीटने पे आप लगे हुए हो, तो डिप्लोमेटिक हल क्यों नहीं चाहिए? सब देशों को आगे कहना चाहिए कि रुकिए। ब्रिक्स की अगुवाई इस साल भारत कर रहा है। अब वो 5 देशों का संगठन तो नहीं रह गया, 11 देश हैं, उसमें ईरान भी है, उसमें ब्राजील भी है, उसमें रूस भी है, उसमें चाइना भी है, उसमें इंडोनेशिया भी है। वो सारे मुल्क हैं जो अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा कर रहे हैं, और हम उस संगठन की अगुवाई कर रहे हैं। एक संदीप जी और सवाल है। हाँ, मान लीजिए कि हिजबुल्लाह को ये सपोर्ट कर रहे थे, मैं भी मानता हूं हिजबुल्लाह और हमास को इनकी सपोर्ट थी, मैं दोनों ही इलाकों में महीना रह के हाँ, रह के आए ठीक है। अरे यार, जब आप हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहे हो तो इनको भी साथ ही ठोक दो ना।
आपने तब क्यों नहीं किया ये? आज आप ईरान के साथ भी लड़ रहे हैं और इजराइल ने अब लेबनान में भी हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान का आप देख लेना, कम से कम 10 किलोमीटर का एरिया जाएगा। आज मैं बता रहा हूं साउथ लेबनान का नहीं गया तो 30,000 लोगों ने तो आज पलायन कर दिया है लेबनान से। ठीक है, 50 गांव को खाली करवा लिया गया है। अब अगर आप ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह को ठोक रहे हो, तो जब हिजबुल्लाह को ठोक रहे थे तब उनके जो पुष्टपुनही का आरोप आप लगाते हैं, जिन पर आप उनको पैम्पर करने का आरोप लगाते हैं, उनसे भी तभी लड़ लेते, क्योंकि तब आपको पता लगा, आपने 10-12 दिन करके देख लिया, तब ये लगा कि नहीं, ईरान अकेले इजराइल से नहीं निपटेगा बॉस, ये तो खतरनाक मोड में जा चुका है, ये बाकियों को भी दिक्कत तो करुणा सागर, अब हम संयम बरतने की सलाह देंगे, हम चरणबद्ध तरीके से अपने रिस्पॉन्सेज क्यों नहीं देंगे, या एक बार में ही सारे पत्ते हम क्यों खोलें? भाई हमारे 1 करोड़ लोग फंसे हुए हैं, इस बात को डिनाई कर सकते हैं क्या आप? संदीप जी, आपको और आपके दर्शकों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। और इस बार 4 दिन पहले जिस तरह से ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की हत्या हुई बिना युद्ध के घोषणा के, जबकि ओमान में निगोशिएशन चल रहा था और ओमान ने कहा कि निगोशिएशन में ईरान हर बात को मानने को तैयार था, लेकिन इनको युद्ध करना था। और जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 है, जो कहता है कि हमारी विदेश नीति शांतिपूर्ण समाधान, बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान और संप्रभुता समानता पर टिकी होनी चाहिए। वो तो कर ही रहा है ना भारत। हमारी जो पहली रिएक्शन आई थी MEA की, और 3 दिन पहले जब युद्ध का पहला दिन था, तो भाई संयम बरतिए और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान कीजिए, दोनों तरफ से कहा गया। यूएन चार्टर में आर्टिकल 2.4 साफ कहता है किसी भी राज्य की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के खिलाफ बल प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा 2.7 जो है वो कहता है कि किसी घरेलू मामलों में दखल नहीं किया जा सकता है। इसमें जो चुप्पी है प्रधानमंत्री की, इसी प्रधानमंत्री ने 2016 में कहा था कि ईरान के साथ जो हमारा संबंध है वो ऐतिहासिक है और हम एक दूसरे के हमेशा साथ रहे हैं। लेकिन आज जो चुप्पी है वो चुप्पी नहीं, ये चुप्पी, ये आप राजनीति कर रहे हैं क्या? कूटनीति के मैदान में राजनीतिक पुतला रहे हैं। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं करुणा सागर, 2005 में भारत ने ही ईरान, ये देखिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर संदेह पहले से चलते आ रहे हैं, और भारत ने 2005 में भी और 2006 में ईरान के खिलाफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में मतदान किया था, और फिर ये बात 2011 में भी की, बिल्कुल किया था। UN में भी मतदान हमने ईरान के पक्ष में नहीं किया। 2021 में फिर IAEA में ईरान के खिलाफ वोट किया। तो ये तो सिलसिला आपके टाइम पे शुरू हो गया था। हमेशा से 2005 में मनमोहन सिंह जी ने वॉशिंगटन में जाके इराक के हमले को एक मिस्टेक कहा था, और जब अटल बिहारी जी विदेश मंत्री थे, चाइना गए हुए थे, चाइना ने वियतनाम पे अटैक किया तो वो तुरंत वापस आ गए। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले पहुंचते हैं इजराइल में और इजराइल से मेडल लेते हैं, और उनके लौटते ही ये अटैक किया जाता है, और इसके साथ साथ हाइफा पोर्ट में अडानी को हिस्सा दिया जाता है। ईरान ने हमें रूपी के पे हमेशा तेल दिया है, और 4 बार पोर्ट, वो तेल लेना तो बंद कर दिया था ना 17-18 में, वही डियर फ्रेंड ट्रम्प ही थे, उनके पहले कार्यकाल में वो तो बंद कर दिया था। हमें पुरानी चीजों से आगे भी तो बढ़ना होगा कि नहीं बढ़ेंगे हम, करुणा सागर जी? नहीं, वही तो। अब आज देखिए निशिकांत दुबे जी जो कह रहे हैं कि ईरान ने 65 और 71 में साथ दिया था पाकिस्तान को, तो आपने ठीक एक्सप्लेन किया कि उस समय रजा पहलवी जो शाह थे उनका शासन था। 79 में अयातुल्ला आते हैं, और इस बार ये अमेरिका की और इजराइल की कोशिश है कि जो शासक को लाया जाए वो उसी रजा पहलवी का बेटा है,
जो अमेरिका में रहता तो है। वो तो अभी देखते हैं वो होगा कि नहीं, वो तो अभी जनरल सिवाच है हमारे साथ ये बताने के लिए लंबा कितना खिंच सकता है। लेकिन धीरेन्द्र मुन्ना, ये अद्भुत ज्ञान भी देने की जरूरत है। अब नया विमर्श, अब ईरान को दुश्मन साबित करने पर लगे हैं। काफी आज जोर लगाया, पूरी तैयारी के साथ आते हैं, वैसे भी आज और जबरदस्त तैयारी के साथ आए थे महेश वर्मा। तो ईरान अब दुश्मन था, 65 और 71 में पाकिस्तान के साथ था। अरे भाई, थोड़ा तो दूसरे की अक्ल की भी थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि भाई दूसरे को पता होगा यार, ऐसा तो ना बताएं। वो किसका राज था? शाह पहलवी, पिट्ठू था अमेरिका का। संदीप जी, उन विषयों पर मैं जाना ही नहीं चाह रहा हूं। ये जा रहे हैं ना, सत्ताधारी दल के लोग तो जा रहे हैं। बना है अगर इतिहास, मतलब सदियों की दोस्ती आ रही, एक रिश्ता, उसको कचरे के डब्बे में डालने को तैयारी कर दी। अध कचरा ज्ञान, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, बड़े बड़े नाम देकर कि CIA दस्तावेजों के हवाले से यह जानकारी दे रहा हूं। इतिहास में क्या हुआ नहीं हुआ, वर्तमान मुझे क्या करना है और जो सरकार को करना चाहिए, उन पर सवालों पर आप सवाल करते हैं। ये अच्छी बात है। क्योंकि 1 करोड़ लोग फंसे हैं तो सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए आगे बढ़ी हुई है। और आप उनके सवाल जो जेहन में उठते हैं उनके परिवारजनों के, उन सवालों को आप रखते हैं, करना भी चाहिए। और आपकी सरकार बहुत अच्छे तरीके से उन सभी मुल्कों से बात कर रही, जहां पर ईरान भी हमले कर रहे हैं, उन देशों से भी संपर्क किया जा रहा है। तो अभी आपने तो ईरान से कौन सी बात हो रही है? विदेश मंत्री ने, वहां के विदेश मंत्री से तो बात की। कतर पर हमले की निंदा होती है। ईरान में भारतीय नहीं फंसे हैं, या ईरान जो ये हमले कर रहा है और गलत कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं, ये राहुल गांधी ने कम से कम एक परिपक्वता का इजहार तो किया है कि ईरान पर की भी निंदा करो और बाकियों की भी निंदा करो। मानवता का, इंसानियत का और भारतीय रुख और रवैये का तकाजा ये है कि नहीं है? हत्या अगर कहीं भी किसी भी परिस्थिति में होती है, अगर किसी मुजरिम की भी हत्या हो जाती है तो भी वो उचित नहीं माना जाता जब तक कि न्यायालय के द्वारा किसी को मृत्युदंड दिया जाए। तो मैं इस बात के लिए तो बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। लेकिन विपक्ष जिस तरह से कि निंदा आप इसकी भी कर दीजिए, उसकी भी कर दीजिए और चादर ओढ़ के सो जाइए, केवल निंदा करना काम नहीं है ना। जो सत्ता में लोग हैं उनको उनके देश की भी इकोनॉमी भी देखनी है, वहां के लोगों के, अपने देश के लोगों, नागरिकों की सुरक्षा भी देखनी है। ये विपक्ष तो मतलब कोई सन की खुली गुंडागर्दी पर उतारू हो जाए, पूरी दुनिया को बंधक बनाकर रखे तो भारत चुप रहेगा? इजराइल में भी इस तरह की घटनाएं घटी है ना, घटी है कई देशों तो वहां निंदा की भारत ने। मैं तो 2023 का उदाहरण दे रहा हूं, निंदा की थी ना भारत ने। तो आप ये कह रहे हैं कि सिलेक्टिविज्म नहीं हो सकती? एक सेकंड, फराज किदवई, सिलेक्टिविज्म नहीं हो सकती? भाई, ईरान की जो कारगुजारियां हैं उनको क्या नजरअंदाज किया जा सकता है? हमास या हिजबुल्ला या हूती, इनको जो पैसे दिए जाते हैं, खुला समर्थन दिया जा रहा था। मतलब दामन तो ऐसा नहीं है कि पाक साफ ईरान का भी है। संदीप जी, किसी को भी वॉकओवर नहीं दिया जा सकता है। देखिए, अभी प्रोफेसर वर्मा ने 2 बातें कही और निशिकांत दुबे जी के आपने एक एक्स पर जो मैसेज है उसका जिक्र किया 1962, 65 और 71 का। 1977 का एक ये स्टेटमेंट सुनिए, 10 सेकंड का है। की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। इसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बोला था कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा करके बैठा हुआ है वो जमीन उसको खाली करनी होगी। इसका मतलब निशिकांत दुबे जी और प्रोफेसर वर्मा दोनों अटल बिहारी वाजपेयी जी से अलाइंड नहीं हैं, वो अपने नेता की बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि 62, 65 और 71 की बात कर रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो स्टेटमेंट है ये 1977 का है। दूसरी बात संदीप जी, मैं एक और बात बोलना चाहता हूं। जब गलवान में हमारे यहां चाइना ने वो हरकत की थी
उसके बाद में इजराइल और यूएस का एक भी स्टेटमेंट, आप तो इतने अच्छे रिसर्चर हैं, आपको ज्यादातर चीजें पता रहती हैं, मैं भी थोड़ी बहुत रिसर्च करने की कोशिश करता हूं, और मैंने कहा लाओ देखें, जब हमको गलवान का जख्म दिया चाइना ने, तो इजराइल और अमेरिका क्या कर रहा था? मुझे कहीं कोई हमदर्दी का एक स्टेटमेंट इन दोनों का नहीं मिला है संदीप जी। बात इन्होंने मनमोहन सिंह जी की। मनमोहन सिंह जी ने, संदीप जी, अमेरिका की धरती पर 2005 में क्या कहा था कि अमेरिकाज इन्वेजन ऑफ इराक इज मिस्टेक। अमेरिका की धरती पर खड़े होकर के आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था, और उसके बाद में भी बराक ओबामा ने यह कहा था कि जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। बात मनमोहन सिंह की नहीं है। अगर आप इन दोनों के स्टेटमेंट को कंपेयर करिएगा तो मनमोहन सिंह जी जैसा कलेजा चाहिए। यही आप जो बात फराज भाई, ये बोले, दरअसल मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू क्या हम नहीं कर सकते? और कूटनीति में देखिए, ईरान ने भी कश्मीर को लेकर वहां मुसलमानों पर किस तरह का बर्ताव है, मुसलमानों से किस तरह का बर्ताव है, कई बार भारत का नाम लिए बिना आपत्ति अपनी दर्ज कराई थी। आपत्तियां दर्ज होती हैं, उससे कोई दुश्मनी खलिश मरने मारने की नौबत नहीं आती है। ईरान ने भी भारत पर सवाल उठाए हैं, हमने ईरानी रुख और रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। हमने आईना दिखाया है अमेरिका को भी, हमने आईना दिखाया है इजराइल को भी। हमने वाघा पर मोमबत्तियां भी जलाई हैं, लाहौर बस यात्रा भी लेकर गए हैं और बात करने से मना कर दिया है पाकिस्तान से भी। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कर दिया है पूरा खेल? संदीप जी हमने ये सब कुछ किया है 2014 से पहले। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप, आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर वो कितनी बार हमको जलील कर चुके हैं। वो कहते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकते थे। आज उन्होंने 126% टैरिफ जो है वो हमारे 16 प्रोडक्ट्स पर ठोक दिया है। संदीप जी वो हमसे कहते हैं कि हम रशिया का तेल ना लें, हम कहते हैं यस सर। तो हम सीधे बोल, मैं वही दिबांग, आपका इतना लंबा तजुर्बा है दिबांग, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते? ये तो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी का है, ये तो तकाजा है ना। हर देश दूसरे देश को बताता रहता है कि भैया तुम ये गलत कर रहे हो। चुप्पी साध कर बैठना या एक ही पक्ष पर या एक ही बास्केट में, टोकरी में अपने सारे हित डाल देना कितना व्यवहारिक है? मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत अच्छा मौका था संदीप यहाँ कि हम जो कर रहे हैं कि हम एक ही रंग के दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ के रंग के ही दिखाई दे रहे हैं। उससे अगर भारत बचता तो दुनिया भर में अब ये चर्चा ये हो रही है कि भाई अमेरिकियों ने ये जंग तो शुरू कर दी पर उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। संदीप, टैक्टिक्स है। आप टैक्टिक्स से बैटल जीत सकते हैं, स्ट्रैटेजी से आप वॉर जीतते हैं। ये कैसे खत्म होगा ये नहीं जानते हैं। जो उनके वॉर के मंत्री हैं, पीटर हेगसेथ, पहले टेलीविजन में काम करते थे, वो क्या कहते हैं कि वो आएंगे हमारे पास। तो आपको क्या लग रहा है कि आप हवाई बमबारी करके इतनी पूरी सिविलाइजेशन, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन वाला देश फोन करेगा कि भाई हमें माफ़ कर दो? ये भूल जाए, ये होने वाला नहीं है। बहुत ही हास्यास्पद उन्होंने बात की। इसी तरीके से एक बहुत अच्छा मौका था भारत के पास कि उसकी इजराइल से भी बातचीत थी, ईरान से पुरानी दोस्ती है, एक बीच का रास्ता, एक नेगोशिएशन का रास्ता, एक बड़ी तस्वीर में एक बड़ी चेयर पर बैठा हुआ भारत नजर आ सकता था। लेकिन भारत अगर एक ही तरफ झुका हुआ है, जो अब झुका हुआ साफ नजर आ रहा है, उसके जस्टिफिकेशन भी हम लगातार सुन रहे हैं, तो आप उस संभावना को खत्म करते हैं, उस एक बड़ी संभावना को खत्म करते हैं जिसमें आप एक अगर विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और अगर आप इतनी बड़ी लड़ाई में अगर आपकी मध्यस्थता होती है तो कितनी बड़ी पोजीशन पर आप पहुंच जाते हैं। तो ईरान की लानत मलानत करने की भी साफ कोशिश देखी जा रही है कि ईरान तो दुश्मन था, हमारा कभी साथ नहीं दिया। इसमें हिंदू मुसलमान एंगल भी आ रहा है क्या? मैं अंदरूनी राजनीति से ये जुड़ रहे हैं क्या तार? देखिए ये तो बहुत, उससे ज्यादा संदीप देखिए बात समझने वाली ये है कि क्या है ये जो लड़ाई है। मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं, वहाँ के जो विदेश मंत्री अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हमें तो पता भी नहीं था। सेनेट की जो कमेटी है उनके सेनेटर्स को उन्होंने कहा हमें इस बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी। इन्होंने हमला किया तो हम उनके साथ हो लिए। क्या है, नेतन्याहू चाहता है एक ग्रेटर इजराइल का सपना। नेतन्याहू चाहता है कि उसके खिलाफ जो केस चल रहे हैं वहां
इज़राइल में, उससे वो किसी तरह से बचता रहे। बार बार वो इस तरह के करता रहेगा। पर ये भी थोड़ा सा मुझे ये हजम होने में ये भी एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है क्या दिमाग की, नेतन्याहू ने दबाव डाल दिया, ट्रंप के पास कोई चारा नहीं बचा। पर अब जो भी दबाव डला है या नहीं डला है, जनरल सिवास 2 दिन पहले आप कार्यक्रम में थे, आपने कहा था कि बूट्स ऑन द ग्राउंड तो नहीं करेगा ईरान, कि अपने ईरान में अमेरिका अपने सैनिक तो नहीं उतारेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप कल कह रहा है कि ये भी करने को तैयार हूं। ये गले की हड्डी बन गया या एपिक फ्यूरी, बड़े दनदनाते हुए हमले हुए थे, पर ईरान दूसरी रणनीति तैयार किए हुए बैठा हुआ मिला है क्या? कैसे देख रहे हैं इस युद्ध को आप? देखो संदीप, एक बात तो है, कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन कर दी अमेरिका और इजराइल ने। उसने ईरान को सोचा था कि अगर आयतुल्लाह अल खमैनी को मार देते हैं, पहले वेव में इन्होंने काफ़ी लीडर मारे, इसमें कोई शक नहीं। डिफेंस मिनिस्टर मार दिया, IRGC का कमांडर मार दिया, 30 के करीब। और आज वो नए रक्षा मंत्री जो बने थे उनकी भी हत्या कर दी गई है, मार दिया गया है। हाँ, वो भी मार दिया। या संदीप, तो मैं ये कहता हूँ उन्होंने सोचा था कि इनकी रिजीम कोलैप्स हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने पलटवार किया और ज़्यादा पलटवार किया। कहने का मतलब ये है, आज की तारीख में ईरान ने बड़ा इंटेलिजेंटली जो है मिडिल ईस्ट में उन देशों पे हमले स्टार्ट कर दिए जहां पर एक अमेरिका की बेसिस थी। तो ये मोज़ैक डॉक्ट्रीन जो है कि सर कट गया पर शरीर अब जवाब दे रहा है, मतलब हमला कर रहा है, तो मतलब ये है कि ना तो ये लड़ाई इतनी जल्दी रुकने वाली, इसके पास बहुत ज़्यादा 5 से 6 हज़ार अभी भी मिसाइल और रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं। दूसरा उसने क्या किया है, वर्ल्ड को ये बता दिया है कि हम पूरी इकोनॉमी को डिगमगा देंगे पूरी, और मिडिल ईस्ट में कंट्री को बता दिया। परमाणु बम के इस्तेमाल की आशंका भी अब खड़ी हो गई है क्या जनरल साहब? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमाणु हथियार जो हैं इजराइल और अमेरिका के पास हैं, ईरान के पास तो अभी तक है नहीं। मैं अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ। नहीं, इस्तेमाल वो करता है जो कमज़ोर होता है। ऐसा कमज़ोर नहीं है अमेरिका या इजराइल, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। मैं मानता हूँ हिरोशिमा नागासाकी ने अमेरिका ही ने किया था, मगर मैं वही कहने वाला था, एटॉमिक बम गिरा चुका है अमेरिका, ऐसी बात नहीं है। मगर वो सिचुएशन बहुत अलग थी, ये सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मैं 3 पॉइंट बता दूँ संदीप से क्लियर। अभी इसने क्या किया है ईरान ने कि मिडिल ईस्ट में जो देश जिन्होंने अमेरिका को बेसिस दी थी कि भाई आप सिक्योरिटी दें, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, आज वही उनके लिए प्रॉब्लम पड़ गई है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी बेसिस है वहाँ ईरान हमले कर रहा है। तो आज पूरे मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी डिगमगाई है। दूसरी बात है कि क्यों किया ईरान ने इसलिए किया कि ये देश प्रेशर डालेंगे अमेरिका की लड़ाई बंद हो। और क्यों अब जो जिस प्रकार से उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आप देखना कि ऑयल की कीमत जो है $150 पर बैरल तक छू सकती है। 150 तक की लड़ाई अगर ये सोचो कि जल्दी खत्म होगी, ये नहीं। बूट्स ऑन ग्राउंड की बात जो आपने कही, मुझे सर, नहीं 20 लगता सेकंड में प्लीज। अमेरिका इतनी बड़ी गलती करेगा। बूट्स ऑन ग्राउंड बिल्कुल नहीं करेगा। बूट्स ऑन ग्राउंड करने के लिए आपको 2-3 महीने की प्रिपरेशन चाहिए, आपके ट्रुप्स होंगे, आपका लॉजिस्टिक चलेंगे, आप तो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर पाएगा तो हवा से, वो तो स्टामर कह रहे हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर, तख्ता पलट नहीं होता है, रिजीम चेंज नहीं होती है, तो ये वार पलटवार होता रहेगा, ये तकरार चलेगी, ये घमासान और बढ़ेगा और ये लंबा खिंचेगा क्या, और इसके लिए दुनिया तैयार है क्या? इस बारे में ज़रा सोचिए, और इसीलिए अपनी बात क्या हमें खुलकर अब कहनी चाहिए, वक्त आ गया है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।